हम हैं, तुम हो। हम हैं, तुम हो। न हम कम हैं न तुम कम हो। हम हैं, तुम हो। न हम कम हैं न तुम कम हो। सॉल्व करो पेपर अगर दम हो। सॉल्व करो पेपर अगर दम हो, ताकि पता तो चले कि सोशल साइंस पढ़ने वालों में भी दम है। नमस्कार मेरे शेरनियों, हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन सेशन सामाजिक विज्ञान का सामना करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हो गए हैं। देखते हैं कितने लोग इन सामाजिक प्रश्न के बेहतरीन से बेहतरीन लाजवाब प्रश्नों का सामना करने की क्षमता रखते हैं। किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत ही आवश्यक होता है, और पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र आए होते हैं उनको सॉल्व करना, उनसे संबंधित अन्य प्रश्नों को सॉल्व करना और लगातार रिवीजन करते रहना बहुत ही आवश्यक होता है। इसी कड़ी में आप लोगों के सामने लेकर के आ गए हैं। देखते हैं कितने लोगों में दम है, कि उनके पास कितनी क्षमता है कि इस पेपर को सॉल्व कर सकें। कितना दम है, लगाते हैं पूरी शक्ति। देखिए, किसी भी पेपर में जाने की, किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए, किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए उसमें जो दिशा निर्देश होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उन दिशा निर्देशों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। एक चीज़ और याद रखना, ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। तो जो पहला खंड है आ, 20 अंक के ऑप्शनल बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसका उत्तर ओएमआर शीट में ही देना है। इसके अतिरिक्त ओएमआर शीट को काटना फाड़ना नहीं है, उस पर इरेजर का उपयोग नहीं करना है, वाइटनर लगाना नहीं है। आगे आते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि खंडवा 50 अंकों का, जो खंड बा है वह 50 अंकों का है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न, वर्णनात्मक अर्थात पहला और दूसरा। मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न होंगे 29 नंबर में का और खा में, और प्रत्येक के अंक उनके सामने निर्धारित हैं। और दिए गए मानचित्र से जो आपका मैप लगा है उसको फाड़ करके उस पर अंकित करना होगा जो प्रश्न है, और उन प्रश्नों को मजबूती के साथ पीछे नथी करना होगा। और दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए निर्देशित किया गया है। देखते हैं क्या दिया गया है, प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। बहुत आसान प्रश्न लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। 1885। और याद रखना, यहाँ पर यह क्वेश्चन आ गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान करने वाला व्यक्ति कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है। तो इसका जवाब होगा, क्या होगा, ए ओ ह्यूम। क्या, A.O. ह्यूम। याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। स्थापना में श्रेय किसका रहा, तो A.O. ह्यूम का रहा। देर नहीं करते हैं, आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ। आर्थिक महामंदी कब से प्रारंभ हुई। अगर आपके अंदर क्षमता है कि आप इन प्रश्नों का जवाब दे सकें तो हमसे पहले अपने प्रश्नों को टिक कर दीजिएगा और लास्ट में मिलाइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। सही जवाब क्या होगा, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ, तो बी, ऑप्शन बी, 1929 में। लेकिन याद रखना, आर्थिक महामंदी अपने चरम पर कब थी, तो ये हो जाएगा 1930। यहाँ पर आ गया आर्थिक मंदी का प्रारंभ कब से हुआ है, तो आप लगाएंगे 1929। लेकिन आपकी अगली परीक्षा में आने वाले पेपर में वर्ष 2024 में अगर ये पूछ लेता है कि आर्थिक मंदी
का जो प्रभाव सर्वाधिक किस वर्ष रहा, तो आप इसको लगाएंगे, किसको लगाएंगे, 1930 लगाएंगे। आप लोग समझ रहे होंगे कि आर्थिक महामंदी जो प्रारंभ हुई थी 1929 में हुई थी, लेकिन उसका जो परम चरम था वो था 1930 में। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न। क्या कह रहा है, कह रहा है यह कथन किसका है, यह कथन किसका है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन किसका है, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन, बहुत आसान, बहुत महत्वपूर्ण कथन, और यह है मेटरनिक का। किसका है, मेटरनिक का कथन है। आगे आ जाते हैं। अगला कथन क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, तो इसको तो बच्चा बच्चा जानता है। किसकी थी, मुख्य भूमिका थी ऑप्शन सी, क्या, ऑप्शन सी, ऑटो वन बिस्मार्क। जी हाँ, ऑटो वन बिस्मार्क की मुख्य भूमिका थी। किसमें थी, तो जर्मनी को एकीकृत, जर्मनी को इकट्ठा, जर्मनी को समन्वित करने का जो कार्य किया था वो ऑटो वन बिस्मार्क ने किया था। याद रखेंगे आप लोग, इसमें कोई संशय नहीं है कि जर्मनी को एकीकृत करने का श्रेय बिस्मार्क को कब, 1871 ईस्वी में। अगला एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर पूछा गया जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, तो आपने लगाया ऑटो वन बिस्मार्क। हो सकता है आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो आप लिखेंगे पटेल जी को। क्या लिखेंगे, पटेल जी। कौन पटेल जी, सरदार जी। सरदार कौन, सरदार वल्लभ भाई। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखेंगे ना आप लोग, बिल्कुल याद रखेंगे कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है। बच्चा बच्चा जानता है इसका जवाब कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है। जवाब क्या होगा, देर नहीं करेंगे, महात्मा गांधी। जी हाँ, कौन, महात्मा गांधी। कहते हैं थे ताकत के पुतले बापू, कभी न हिम्मत हारे बाबू, भारत के उजियारे बापू, थे ताकत के पुतले बापू। जी हाँ, बिल्कुल वो ताकत के पुतले थे, अहिंसा के पुजारी थे। जी, भारत में राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया गया महात्मा गांधी जी को। आसान प्रश्न लेकिन महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य में साझेदारी है। किसमें है, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य में साझेदारी है। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है। फटाक से अगर आप उत्तर दे सकते हैं तो आप उत्तर दे दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा, रक्षा। क्या है, रक्षा। अगला प्रश्न, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। इसके साथ एक प्रश्न और छिपा है, उसके लिए तैयार रहना आप लोग। क्या, कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं, तो आपका सही जवाब होगा 28। कितने हैं, 28। लेकिन आपसे ये पूछ लेगा कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा 8। कितने हैं, 8। समझ रहे हैं, देर ना करते हुए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, क्या होता है भाई, उसका अर्थ होता है कि समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका। जी हाँ, ऑप्शन ए सही जवाब है कि समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है
कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बहुत आसान प्रश्न लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हिंदी। जी हाँ, बच्चा बच्चा जानता है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, अगर ये प्रश्न आ गया कि भारत में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आपका जवाब क्या होगा? तेलुगु। क्या होगा? तेलुगु। कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तेलुगु। कहाँ की है? तो आंध्रा की है। और कहाँ की है? तो आंध्रा से टूट करके बनने वाला जो राज्य है कौन सा है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाक से दे दीजिए। क्या दे दीजिए? कौन सा है? तेलंगाना। जी हाँ, अगले पे आ जाइए। अगले पे अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? तो परंपरागत संसाधन का अर्थ क्या होता है? परंपरा के अनुसार जो संसाधन आज तक हम आप यूज करते आए हैं वो होता है परंपरागत, कि जिसको हमने यूज कर लिया वो समाप्त हो गया। और वो संसाधन कौन सा है? तो वह संसाधन है जो यूज करने के बाद समाप्त हो जाता है। जी हाँ, ऑप्शन सी। क्या? प्राकृतिक गैस इसकी जगह पर। लेकिन याद रखना, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है और उसमें प्राकृतिक गैस ना रहे तो आप क्या होगा? मान लीजिए वहाँ पर डीजल हो, पेट्रोल हो, कोयला हो, ये होगा, तब जवाब ये हो जाएगा। याद रखना। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि लैटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? 12वां प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? लैटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। जी हाँ, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। क्या? महाराष्ट्र। याद रखना, अगर इसमें महाराष्ट्र ऑप्शन में ना होता तो आपका जवाब क्या होता? कर्नाटक होता तो कर्नाटक, केरल होता तो केरल, तमिल होता तो तमिलनाडु, मध्य प्रदेश होता तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा होता तो उड़ीसा, असम होता तो असम, गोवा होता तो गोवा। याद रखना, इतने राज्यों में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। फिर से सुन लो, कहाँ? कर्नाटक और केरल। कहाँ? केरल। कर्नाटक और केरल। कहाँ पर? केरल में। और असम और गोवा। कहाँ? गोवा। याद रखना, ऐसे प्रश्न ऑप्शन बदल करके दे देगा तो आप लोग इसकी खोपड़ी में छेद करके आइएगा। जी हाँ, अगला प्रश्न क्या कहता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला है। 13वां प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? जी हाँ, आप लोगों ने उत्तर अब तक लगा दिया होगा कि तांबा का मुख्य रूप से उत्पादक राज्य, जो ऑप्शन दिया गया है आपको उसी में से चयन करना है। तो उसका सही जवाब है क्या? मध्य प्रदेश। जी हाँ, ऑप्शन ए। याद रखना, इसके अतिरिक्त और कौन से राज्य हैं? राजस्थान है। और कौन सा है? झारखंड है। कौन सा? राजस्थान। याद रखना, अगर ये ऑप्शन ना होता, वहाँ पर ऑप्शन होता राजस्थान, या आपके पेपर में मध्य प्रदेश ऑप्शन में ना होकर के राजस्थान आ गया, राजस्थान ना आकर के क्या? झारखंड आ गया। क्या? झारखंड आ गया, तो आपका सही जवाब होगा झारखंड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के सामने चल रही है, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ऐसे महत्वपूर्ण क्लास को, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के हम आप लोगों के बीच में लगातार उपस्थित होते रहेंगे। तो अब तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक ठोको भाई। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 14वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? तो 14 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा खनिज अधात्विक है। देखते हैं भाई कौन सा है। चारों ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? तो मैग्नीज धात्विक है, बॉक्साइट धात्विक है, जस्ता धात्विक है, लेकिन जो अभ्रक है ऑप्शन बी अभ्रक, ये अधात्विक है। अभ्रक क्या है? तो याद रखना, जो आप लोग गुलाल उड़ाते हैं, जो आप लोग अबीर उड़ाते हैं, उसमें चमकीला चमकीला एकदम उज्ज्वल धवल सफ़ेद रंग का जो खूब चमकीला चमकीला, जिसमें खूब ब्राइटनेस होती है, वही पदार्थ होता है अभ्रक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव है? बच्चा बच्चा जानता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो संसाधन है वो अजैव है। जी हाँ, देर नहीं करेंगे, ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी चट्टानें।
क्या? ऑप्शन सी चट्टाने। 15 नंबर अजैव संसाधन कौन सा है? तो चट्टाने, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 16वें नंबर पर आ जाइए। 16वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? तो 16वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आसान। साक्षरता दर कहाँ पाई जाती है? सही जवाब होगा केरल। बच्चा बच्चा जानता है कि केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न, देर ना करते हुए अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? 17 नंबर का सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, आप लोगों ने पकड़ लिया। क्या? मछुआरा। मछुआरा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। शिक्षक, व्यापारी, डाकिया ये सब प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न 17वां नंबर के बाद 18वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 18वें नंबर का प्रश्न कहता है सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका सही जवाब होगा क्या? क्या होगा? ऑप्शन ए 2005। जी हाँ, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो ऑप्शन ए 2005 में लागू किया गया। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? क्या पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, या सिविल लाइन जाना चाहिए, सिविल न्यायालय जाना चाहिए, या जिलाधिकारी के पास, जिला मजिस्ट्रेट के पास, जिला जज के पास जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? जी, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। उपयुक्त उपभोक्ता फोरम, उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र पर जाना चाहिए। उपभोक्ताओं की समस्याओं का वहाँ पर निराकरण किया जाता है। तो 19 नंबर, उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? ऑप्शन सी सही जवाब होगा। उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र पर जाना चाहिए। आ जाते हैं अगला प्रश्न। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बच्चा बच्चा जानता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए कृषि मजदूर। यह असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जी हाँ, आपका एक खंड समाप्त होता है। एक खंड, आपके 20 क्वेश्चन एक खंड में थे जिनको आपको एमआर शीट में भरना था। इन प्रश्नों को आपने सॉल्व कर लिया है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला वर्णनात्मक पहला जो टुकड़ा है जिनका उत्तर आपको 80 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न वर्णनात्मक का पहला, और आपका 21वां प्रश्न क्या कहता है? 21वां प्रश्न क्या कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का आप लोगों को उल्लेख करना है कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रमुख कारण था वो क्या था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण तो बहुत सारे थे। जैसे जैसे क्या? पहली बात तो देश को अंग्रेजों ने एकदम अपने अधीन कर लिया था। अंग्रेजों ने एकदम अपने अधीन कर लिया था। जैसे तैसे चाहते थे वैसा शासन करते थे। हिंदुस्तानी लोगों के ऊपर जुल्म करते थे। और जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो भारतीय लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक देना चाहते थे। अब प्रश्न ये आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो याद रखना, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1939 में। कब? 1939 में प्रारंभ हुआ था। याद रखोगे ना? जी हाँ। और याद रखो कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त को। क्या? 8 अगस्त को। 8 अगस्त। और कब? 1942। क्या? 1942। अंग्रेजों की ऐसी विषम नीतियों के कारण ही भारतीय लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। और याद रखना, जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध अगर कब आएगा पूछेगा तो 1914 में प्रारंभ हुआ, 1918 तक चला था। अगर पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ तो 1939 से प्रारंभ हो गया था और 1945 तक चला था। अगर ये पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ तो 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग समझ रहे हैं। और इसको कितने वर्ष हो गए हैं अब तक? अब तक हो गए हैं 81 वर्ष। क्या? 81 वर्ष हो गए हैं किसको? भारत छोड़ो आंदोलन को जब प्रारंभ हुआ था 1942 से लेकर के आज तक 81 वर्ष हो गए हैं।
और अगला अगला क्या कारण था? एक कारण और था कि मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा गया था और उसने कोई निर्णय नहीं लिया था। उसने कोई निर्णय नहीं लिया, उसकी जो मानसिकता थी लोगों की समझ में नहीं आई, इसलिए भारत के लोगों में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने, उसको तीव्र करने की ज्वाला धधक उठी और भारत के लोगों ने अंततोगत्वा 1947 में 15 अगस्त को भारत को आज़ाद करा लिया और अंग्रेज़ों को खदेड़ खदेड़ करके दौड़ा दौड़ा के मारा, उनको वापस भेज दिया, उन फिरंगियों को, उन गोरों को। आगे देखिए, अगला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है अगला, और याद रखना अथवा क्या कहा है कि आप 21 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं पहला वाला, या उसके नीचे दिया गया अथवा वाला कि जोसेफ मैजनी अर्थात मैथ्सनी के विचारों पर प्रकाश डालिए। अथवा क्या है? क्या है भाई? मैजनी का जो कथन है वो क्या कहता है कि इसकी जो विचारधाराएं थी वो क्या थी? पहली बात तो ये जानो, जोसेफ मैजनी था कौन? ये इटली का एक राजनेता था। कौन था? इटली का एक राजनेता था। कहाँ का था? तो इटली का था। इटली का था। क्या था? राजनेता था। क्या? राजनेता था। इसके अलावा क्या था ये? इसके अलावा ये एक पत्रकार भी था। क्या था? पत्रकार भी था। समझ रहे हैं ना आप लोग? और इसने जो है इटली के एकीकरण के कार्यकर्ता के रूप में काम किया था। इसको इटली का स्पंदित हृदय कहा जाता है। याद रखना आप लोग, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। क्या? इटली का स्पंदित क्या? इटली का स्पंदित हृदय। जी हाँ, आप लोग याद रखेंगे, इटली का स्पंदित हृदय किसको कहा जाता था? इसी मैजनी को कहा जाता था। याद रखना, अगर ये आ गया कि इटली का स्पंदित हृदय किसे कहा जाता है, तो आप लोग फटाक चला जाएगा जोसेफ मैजनी को या मैथ्सनी को। अब बात करते हैं आगे कि इसका जो विचार था, जोसेफ मैजनी का जो विचार था वो क्या था। तो पहला विचार देखिए, इतना बेहतरीन, बहुत जबरदस्त विचार था इसका, बहुत बेहतरीन विचार था। विचार क्या था कि महिलाओं, इसने कहा कि महिलाओं को प्यार और इज्जत दीजिए। महिलाओं को बहुत महत्वपूर्ण दिया, महिलाओं का महत्व। तो याद रखना, महिलाओं को महत्व दिया था इसने। इसके विचारों में महिलाओं को महत्व मिला जो है दिखाई पड़ता है। तो समझिएगा क्या था, इसने कहा था कि महिलाओं को प्यार और इज्जत दीजिए। वह केवल आराम ही नहीं चाहिए उनको। महिलाओं को प्यार और इज्जत दीजिए, केवल आराम ही नहीं, उन्हें शक्ति एवं प्रेरणा का स्रोत भी मानिए। वह आपकी बौद्धिक और नैतिक शक्ति को दुगना कर देती हैं। बहुत बेहतरीन कोटेशन था इनका। एक और कोटेशन था इनका कि माँ का पहली बार बच्चे को चूमना ही उसे प्रेम सिखाता है। माँ का बच्चे को पहली बार चूमना ही उसे प्रेम सिखाता है। और क्या कहा था? बच्चा शिक्षा का पहला पाठ माता के चुम्बन और पिता के दुलार से सीखता है। इतने बेहतरीन कोटेशन मैजनी के थे, जिसके कारण वो पूरे विश्व में छा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अगले प्रश्न पर चलने से पहले एक चीज़ और याद रखना कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों में एक और कारण था, जो 21 नंबर का अथवा वाले से पहला जो क्वेश्चन है, कि ब्रिटिश विरोधी भावना लोगों में भर गई थी। एक चीज़ याद रखना, और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई थी। तो ये भी चीज़ें थी जो भारत के लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेल रहे थे। और एक चीज़ और याद रखना कि द्वितीय विश्व युद्ध जो था, इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो भारत के लोगों को यह आश्वासन दिया था अंग्रेजों ने कि तुम लोग हमारा प्रथम विश्व युद्ध में हमारा सहयोग कीजिए, और जब हम प्रथम विश्व युद्ध जीत जाएंगे तो आप लोगों को आज़ाद कर देंगे। तो भारतीय लोगों ने अंग्रेजों का तो सपोर्ट किया, उनके साथ कार्य किया, लेकिन जब अंग्रेज लोग प्रथम विश्व युद्ध जीत गए थे तो उन लोगों ने भारत को आज़ाद नहीं कराया। इसीलिए भारत के लोग अंग्रेजों के झांसे में दोबारा नहीं आना चाहते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों में एक कारण ये भी था, याद रखना आप लोग। अब आ जाते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन पर। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है भाई? लोकतांत्रिक सरकार की चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसकी प्रमुख चुनौतियां क्या होती हैं? बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। लोकतांत्रिक सरकार की चुनौतियां क्या होती हैं? तो पहली चुनौती क्या होती है? निरक्षरता। क्या?
निरक्षरता। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो क्या है? निरक्षरता। पहली चुनौती कि लोगों को पढ़ाना कितना कठिन है ना, आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन नहीं, जब आप ये समझेंगे कि कठिन है, जब आप ये समझेंगे कि पढ़ना बोझ है, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसको अवसर समझिएगा, निश्चित है कल्याण होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नहीं, अगला पॉइंट है कि लोकतांत्रिक सरकार की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार की प्रमुख चुनौतियां हैं निरक्षरता, और क्या है? गरीबी। क्या? गरीबी। गरीबी ये भी बहुत बड़ी चुनौती है सरकार की, कि सरकार गरीबी को कैसे दूर करे। और क्या है? जातिवाद। जातिवाद क्या है? जातिवाद। और क्या है? धार्मिक उन्माद। क्या है? धार्मिक उन्माद। धार्मिक उन्माद। ये जो हैं लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख जो है चुनौतियां हैं। इसके अतिरिक्त और है भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता। तो ये इस सब की प्रमुख चुनौतियां हैं, याद रखना आप लोग। अब आ जाते हैं आगे। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव भी होता है। लोकतांत्रिक सरकार की प्रमुख चुनौतियां ये भी है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है? एक एक प्रश्न को चुन चुन के मारेंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। क्या कहता है? अथवा। लेकिन याद रखना आप लोगों को दोनों नहीं करना है, दोनों में से कोई एक ही प्रश्न करना है। अगर आपने पहला कर लिया तो दूसरा मत कीजिएगा, अगर आपने इसको कर लिया तो इसको मत कीजिएगा। अथवा हम आपको दोनों बता दे रहे हैं, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं, हमने आपको पहले सब पढ़ा दिया है। यहाँ पर आपको प्रश्न सॉल्व करवा रहे हैं, केवल बहुत ही तीव्रता के साथ, शीघ्रता से, जल्दी से आपको पूरा का पूरा मॉडल पेपर आप लोगों को सॉल्व करा के आगे बढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का मौका मिल जाए। अथवा क्वेश्चन क्या है? क्या कह रहा है कि क्या भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है? क्या भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है? तो पहले तो आपका जवाब हाँ या ना में पूछा है कि है या नहीं है। तो जी हाँ है, भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है। क्यों है भाई? कह रहा आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए इसका। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए कहा है। चलते हैं भाई, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। क्यों है भाई भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है कि नहीं है? तो पहली बात तो ये हाँ है, हाँ है, ये हो गया। अब क्यों है? तो इसका जवाब ये है क्योंकि राज्यों की किसके राज्यों की? भारत के राज्यों की अपनी अपनी शक्तियां हैं। क्या? भारत के राज्यों की अपनी अपनी शक्तियां हैं। केंद्र की शक्तियों के अंतर्गत तो सारे राज्य कार्य करते हैं, लेकिन भारत के प्रत्येक राज्यों की अपनी अपनी शक्तियां विशेष हैं, महत्वपूर्ण हैं। समझ गए? अगला ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, आप लोगों को हमने पढ़ाया है, इसलिए आगे ज़्यादा देर नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना। 23 नंबर का क्वेश्चन, सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना कीजिए। आसान प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण है कि सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या हैं। तो आप लोग जानते हैं सड़कें बनानी आसान है, और सड़कें बनाने में अपेक्षाकृत लागत कम होती है। क्या? लागत कम। सड़कें बनाने में कम लागत लगती है रेलवे की अपेक्षा, एयरपोर्ट की अपेक्षा। आप लोग समझ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई लागत नहीं लगती। सड़कों में रेलवे, एयरपोर्ट की अपेक्षा लागत नाम मात्र की ही लगती है, उसके सामने अगर रखा जाए तो। इसके अलावा क्या होता है, अगर पर्वतों पर बनानी हो, पर्वतों पर अगर सड़कें बनानी हो तो पर्वतों पर आसान होती हैं। क्या? पर्वतों पर आसान होता है सड़कें बनाना। रेलवे ट्रैक बिछाना बहुत मुश्किल होता है, जबकि सड़कों को बनाना आसान होता है। एक चीज़ और, अगर छोटी दूरी तय करनी है, छोटी दूरी तो ये आसान होती है, तय करना आसान होती है। कि जैसे आपको अभी 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाना है, या 2 किलोमीटर जाना है, 3 किलोमीटर जाना है, तो आप अगर
रेलवे से जाएंगे तो हो सकता है आपको दूर जाना पड़े, या हो सकता है वहाँ के लिए कोई ट्रेन ना हो, लेकिन आप सड़क से आराम से चले जा सकते हैं, आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये सब सुलभता होती है सड़क परिवहन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अथवा में, अथवा का क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, फिर बोल दे रहे हैं दोनों में से कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करना है, लेकिन हम आपको दोनों संक्षिप्त रूप से बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं, देर नहीं करना है। इसीलिए क्या है प्रश्न, प्रश्न कह रहा है कि वाणिज्यिक कृषि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भाई वाणिज्यिक कृषि क्या है? वाणिज्यिक कृषि की विशेषताओं का उल्लेख करना है भाई। तो वाणिज्यिक कृषि की विशेषताएं क्या हैं? पहली बात तो खेतों का आकार बड़ा होता है, खेतों का बड़ा आकार होता है, वाणिज्यिक कृषि बड़ा आकार होता है। और क्या होता है? यंत्रों का प्रयोग होता है, टोटली यंत्रों का प्रयोग, क्या यंत्रों का प्रयोग होता है, आप लोग समझ रहे हैं। उसमें पूर्ण रूप में ऐसा नहीं 2-4 लोग मिलकर के काम करोगे, नहीं, उसमें बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा काम होता है। जुताई से लेकर के कटाई तक का कार्य जो है बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा ही होता है। वाणिज्यिक कृषि में सारे कार्य यंत्र के माध्यम से होते हैं। और एक चीज, इसमें चुनिंदा फसलों का प्रयोग किया जाता है, सारी फसलें नहीं, चुनिंदा फसलें, जैसे केला है, चाय है, गन्ना है, कहवा है, ये सारी फसलें इसमें जो है प्रयोग की जाती हैं। केला, चाय, गन्ना, आप लोग याद रखना। अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। 24 नंबर का क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आ गया कि विश्व व्यापार संगठन का क्रियाकलाप, तब तो आप जो अभी बताने चल रहे हैं वो लिखेंगे ही कि विश्व व्यापार संगठन का क्या क्रियाकलाप है। तो इसका क्रियाकलाप ये है कि विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO, क्या WTO, याद रखना, नहीं तो आपसे प्रश्न विश्व व्यापार संगठन ना पूछ करके WTO पूछ लिया, तभी जवाब यही होगा। WTO का जो क्रियाकलाप है वो क्या है? तो देखते हैं क्रियाकलाप कि यह विश्व व्यापार समझौतों हेतु मंच प्रदान करता है। कि विश्व व्यापार के जो समझौते होते हैं ना, समझौता करवाता है, तो उनको मंच प्रदान करता है। विश्व के एक देश का दूसरे देश से जो आदान प्रदान होता है उनके लिए एक मंच प्रदान करता है जो, और इसमें एक चीज, उत्पादों सेवाओं का आदान प्रदान कराता है। उत्पादों और सेवाओं का ये आदान प्रदान कराता है। कौन कराता है? WTO, विश्व व्यापार संगठन। और बौद्धिक संपदा में ये वृद्धि करता है और व्यापार के विवादों का निपटारा कराता है। बहुत बढ़िया बात है कि विवादों का निपटारा, किसका? व्यापार के विवादों का निपटारा, सबका निपटारा नहीं भाई, व्यापार के विवादों का निपटारा करवाता है। व्यापार के विवादों का ये निपटारा करवाता है। और क्या करता है भाई? अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को ये नियंत्रित करता है। ये तो हो गया इसका जवाब। लेकिन आपसे, अगर आपसे ये क्वेश्चन कर लिया इसने कि WTO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो क्या होगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और लगभग इसमें 164 देश शामिल हैं अब तक। याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आपसे ना पूछ करके पूछ ले कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो जेनेवा में है। स्थापना कहाँ हुई? तो स्विट्जरलैंड में हुई, जेनेवा में। इसमें कितने देश हैं? तो लगभग 164 देश हैं। लगभग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये कम और ज़्यादा हो सकता है। कोई देश इससे बहिष्कृत हो सकता है, कोई देश बाहर निकल सकता है, और कोई देश इसमें जुड़ भी सकता है। तो याद रखना कि इसमें लगभग 164 देश, और इसका मुख्यालय जिनेवा में। इसकी स्थापना हुई थी स्विट्जरलैंड में, जो कि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत ही जिनेवा है, ये भी याद रखना। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अथवा में क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। तो ये तो बहुत ही आसान बात है, उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय आप लोग बिल्कुल बहुत आसानी से कर सकेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या उपभोक्ता को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। क्या शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अच्छा, कैसे, आप ऐसे समझिए, उदाहरण के तौर पर आप बिस्किट लेने गए हैं, ब्रेड लेने गए हैं, दवा लेने गए हैं, उस पर एक्सपायरी डेट पड़ी होती है, उसने आपको एक्सपायरी डेट के बाद वाला प्रोडक्ट दे दिया, आपने उसको यूज कर लिया तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है। या आपको 10 रुपये वाली चीज़ 15 रुपये में दे दिया तो आपको नुकसान हो रहा है। इसलिए आपको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, आपको उपभोक्ता को, जी हाँ, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गया। इसके अतिरिक्त जो उत्पाद की गुणवत्ता का जो मानक है ये तैयार करना चाहिए। जो उपभोक्ता जागरूकता के लिए जो उत्पाद गुणवत्ता का मानक है, गुणवत्ता का मानक वो तैयार करना बहुत ज़रूरी है। गुणवत्ता मानक ये बहुत ज़रूरी है, इसको तैयार करना। इसके अतिरिक्त अगर कोई समस्या होती है तो उसके लिए निवारण तंत्र की स्थापना करना चाहिए। क्या निवारण, क्या निवारण तंत्र की स्थापना बहुत ज़रूरी है, तभी सुधार होगा। और आप लोग याद रखिएगा कि आप अक्सर खरीदारी करने जाते हैं, एमआरपी का ख्याल रखिए, एक्सपायरी डेट का ख्याल रखिए। समझ रहे होंगे। अब आगे चलते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। अब तक वर्णनात्मक 1 आप लोगों ने पढ़ा, जिसको लगभग आप लोगों को उसका जवाब 80 शब्दों में देना था। अब आपको 150 शब्दों में इसका जवाब देना होगा। हम आपको संक्षिप्त जानकारी देते हुए चल रहे हैं, इससे पहले हमने आप लोगों को पूरी तरह से पढ़ा दिया है, इसमें कोई दुविधा ही नहीं है। तो दुविधा नहीं है तो 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई क्या कहता है। 25 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। कि जर्मनी और इटली का क्या योगदान रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद जब हुआ। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, वो 3 क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। इसके साथ 3 क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, तो आप लोग ये याद रखिए कि 3 क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया। आपसे ये पूछा जा सकता है इटली का एकीकरण किसने किया, इस एकीकरण में कितने लोगों का योगदान रहा, या इस एकीकरण को कितने लोगों के द्वारा पूर्ण किया गया। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों से किए जा सकते हैं। तो देखिए, आप लोगों से जो पहला प्रश्न पूछा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। तो आप ऐसे समझिए कि जर्मनी का एकीकरण किसने कराया था। तो जर्मनी के एकीकरण की मुख्य भूमिका निभाने वाला व्यक्ति था ऑटो बिस्मार्क। क्या था? ऑटो बिस्मार्क। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1871 ईस्वी में। कब? 1871 ईस्वी में। याद रखना, अगर आपसे इसकी जगह पर यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखना, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। जिस प्रकार से ऑटो बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, उसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत का एकीकरण किया था, छोटी छोटी रियासतों को जोड़ करके एक कर दिया था। अब बात करते हैं इटली की, क्योंकि 2 बातें पूछी गई हैं, एक तो जर्मनी, दूसरा इटली। इन दोनों चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, इन्हीं दोनों के द्वारा आप लोगों को जवाब देना है। तो दूसरा भाव क्या कहता है इसका? दूसरा कहता है कि इसमें जो जर्मनी और इटली का एकीकरण था, इसने किस प्रकार से
इनका जो यूरोप का राष्ट्रवाद था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आप ये समझो कि जो जर्मनी का एकीकरण हुआ, फिर इटली का एकीकरण हुआ। अब जर्मनी के एकीकरण में उतना समय नहीं लगा जितना इटली के एकीकरण में समय लगा। अब आप ये सोचिए कि इटली का एकीकरण इटली का एकीकरण 5 चरणों में पूरा हुआ। 5 चरणों में पूरा हुआ। अब सोचिए 5 चरणों में पूरा हुआ। ये जो 1815 में वियना से प्रारंभ हुआ, वियना, और 1871 में रोम जब इटली की राजधानी बना, रोम को जब राजधानी बनाया गया इटली की, तब जो है पूर्ण हुआ। ये घटना हुई 1871 में। ये चीज याद रखना। और इटली के एकीकरण में जिन लोगों का योगदान रहा बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें कौन है? उसमें है मैजनी। क्या? मैजनी। और कौन है? काबोर, माउंट काबोर। और कौन है? गैरीबाल्डी। क्या? याद रखना, गैरीबाल्डी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने नहीं निभाई? तो ये तीनों दे देगा, एक बाहर से दे देगा जिसने नहीं निभाई होगी। तो याद रखना, मैजनी, काबूर और गैरीबाल्डी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ, तो महत्वपूर्ण जो बात अभी तो बाकी रह गई, महत्वपूर्ण बात क्या है कि इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे किया? ये अभी अधूरा रह गया है ये क्वेश्चन। तो इसका जवाब क्या होगा कि जब जर्मनी और इटली इन दोनों देशों का एकीकरण हो गया तो पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता के लिए लोगों में क्रांति धधक उठी और राष्ट्रवाद का उदय हो गया। खास तौर से फ्रांस। क्यों भाई? फ्रांस में क्यों? क्योंकि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 में हुई थी। कब फ्रांस की क्रांति हुई थी? 1789 में। ये भी याद रखना कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1889 ईस्वी में हुई। याद रखिएगा। अच्छा, आपसे ये पूछ लिया जाए, चलो ये तो हो गया यूरोप का, तो जब 1889 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई तो फ्रांस की क्रांति के साथ ही पूरे यूरोप का राष्ट्रवाद प्रारंभ हो गया था, उसका उदय हो गया था। लेकिन आपसे अगर ये क्वेश्चन ना पूछ करके ये क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, तो भारत में अंग्रेजों के समय से हुआ था। अंग्रेजों ने हम लोगों के ऊपर बहुत जुल्म किए थे ना, बहुत जुल्म किए थे। तो अंग्रेजों के समय से ही प्रारंभ हुआ था। और वो जो समय था वो था 19वीं शताब्दी, जब अंग्रेजों ने हम लोगों के ऊपर बहुत से जुर्म किए थे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है अथवा। फिर बोल दे रहे हैं अथवा, दोनों में से कोई एक ही करना है, चाहे आप इसको करें, चाहे आप इसको करें, चाहे इसको करें, दोनों करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रेरित किया है? उदाहरण सहित आपको समझाना है, उदाहरण सहित आपको बताना है। देखते हैं प्रौद्योगिकी कैसे हमारे लिए, आपके लिए, विश्व के देशों के लिए कैसे महत्वपूर्ण बन गई, कैसे सबको कहा है, किस प्रकार उत्प्रेरित किया है, पूरे देश को जोड़ा है, कैसे बढ़ाया है। तो देखिए भाई कि जो आपका मोबाइल है ना, जिससे आप पढ़ रहे हैं, मोबाइल और कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर और क्या, जो टीवी है, इन्हीं के जरिए तो आप विश्व से जुड़ते हैं। और जब विश्व से जुड़ जाते हैं तो ये होता है प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण, जब विश्व के देशों का एक साथ जुड़ाव हो जाए। जैसे आप घर में बैठ करके क्लास को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो यही है वैश्वीकरण की प्रक्रिया। जिस प्रकार से आप यहाँ का
जो क्लास है आप अपने घर में बैठ करके देख रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ की डिटेल को कोई विदेश में बैठ करके भी देख सकता है, सुन सकता है, आपसे जुड़ सकता है, आपसे फ़ोन पे बात कर सकता है। ये चीज़ें हैं वैश्वीकरण। आप लोग आगे समझ रहे हैं, ज़्यादा नहीं बताएंगे, पहले बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन 26वां प्रश्न कहता है, 26वां प्रश्न कहता है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? बहुत ही दयनीय है। क्या है? दयनीय है स्थिति, बहुत दयनीय है। कैसे है? लोकसभा में जो महिलाओं की जो स्थिति है, जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है लोकसभा में, लोकसभा में, तो लोकसभा में है 14.36% महिलाओं का। और राज्यों में कितना है भाई? राज्यों में, तो राज्यों में है, बहुत ही कम है, 12.1%। ये है, बहुत ही कम है, इससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आप लोग समझ चुके हैं। इसके बाद बात करेंगे हम अथवा। अगला क्या कहता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं? इस शासन के किन्हीं 2 गुणों एवं दोषों का उल्लेख करना है। तो याद रखना, आपको क्या बताना है? 2 गुण बताना है और क्या बताना है? दोष बताना है। पहले तो ये जानो कि भारत में स्थानीय स्वशासन क्या है। जो 26वां क्वेश्चन का अथवा वाला कहता है, जो स्थानीय स्वशासन होता है, सरल शब्दों में आप ऐसे समझो कि गांव एवं जिला स्तर के शासन को ही स्थानीय स्वशासन कहते हैं। कि गांव एवं जिला स्तर का जो शासन है, यही स्थानीय स्वशासन है। क्या? ये स्थानीय स्वशासन है। जैसे हमारे आपके यहाँ प्रधान होता है, प्रमुख होता है, एसडीएम होता है, डीएम होता है, ऐसे ही। तो जो ये, अच्छा एक चीज़ और, जो ये जो स्थानीय स्वशासन है ना, ये संविधान में 73वां और 74वां संशोधन किया गया था। तो जो संवैधानिक संशोधन था 73वां और 74वां, इसके जरिए जोड़ा गया था। तो 73वां संशोधन, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो 73वां संशोधन था, 73वां ये क्या था? जो 74वां संशोधन था ये क्या था? तो 73वां जो संशोधन था वो गांव से, अर्थात ग्राम पंचायतों से संबंधित था। ग्राम पंचायत या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित था। ग्रामीण स्थानीय, जिसे आप ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के रूप में जानते हैं, समझते हैं। और जो दूसरा होता है, जो 74वां है, जो 74वां है, अगर 74वां आपसे पूछ लिया जाए कि 74वां संशोधन कब किया गया था, क्यों किया गया था, तो जो 74वां संशोधन है वह किया गया था, वो शहरों के लिए, शहरों के लिए किया गया था भाई। क्या था इसमें? तो ये शहरी जो है शहरी स्थानीय स्वशासन की बात की गई थी। इसमें शहरी स्थानीय स्वशासन की बात की गई थी। अब बात करेंगे आगे। आगे क्या है कि जो ये आपका अपना स्थानीय स्वशासन है, ये काम कैसे करता है? अगर मैंने गांव वाला बताया भी कि जो ग्रामीण स्तर वाला है वो ग्राम पंचायत के माध्यम से, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के माध्यम से होता है, लेकिन शहर वाला स्थानीय स्वशासन कैसे कार्य करता है? इसमें भी 3 स्तर होते हैं। कैसे? इसमें 3 स्तर कौन से होते हैं, आप ऐसे समझिए। पहला तो होता है नगर पंचायत, नगर पंचायत, पहला नगर पंचायत। दूसरा है नगर पालिका। क्या? नगर पालिका, नगर पालिका, 2 हो गए। तीसरा है नगर निगम। क्या? नगर निगम। तो ये 3 चीज़ें हैं जो गांव और शहरों में काम कर रही हैं। और इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक एक व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल जाती है, अंतिम व्यक्ति। इसके गुण और दोषों की बात जो की गई है, तो इसके गुणों में हम ये लिख सकते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक की जानकारी मिल जाती है इसमें। अंतिम व्यक्ति
के बारे में जानकारी मिल जाती है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, इसमें महिलाओं को महत्व मिल जाता है। महिलाओं को इसमें महत्व मिल जाता है। इसके अतिरिक्त भाई क्या है, अगर इसके हम अन्य गुणों की बात करें तो लोगों को आसानी से जो सुविधाएं हैं वो जो दूर जाने के बाद मिलती थी अब वो ग्रामीण स्तर पर मिलने लगती हैं। लेकिन इसके साथ यही दोष भी है इसमें। अगर दोष की बात करेगा तो दोष की सबसे बड़ी बात है इसमें, दोष में धन की कमी है। लोगों के पास धन की कमी होती है और जो संस्थाएं हैं उसमें कर्मचारियों की कमी होती है। जी हाँ, देर नहीं करेंगे, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 27 नंबर का प्रश्न कहता है, 27 नंबर का प्रश्न कहता है कि मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन कीजिए, उनकी दो प्रकार की मृदाओं की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसके बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा कि जो हमारी मिट्टी, इसमें हम खेती करते हैं, जिस पे अपनी दैनिक क्रियाएं करते हैं, इस पर मकान बनाते हैं, इस पर सड़कें बनाते हैं, रेलवे बनाते हैं, यहाँ से वहाँ तक सारे अपने उत्तरदायित्व सब इसी पृथ्वी पर करते हैं, मिट्टी पर करते हैं, जो हमें निःशुल्क रूप में मिली हुई है। यही है मृदा संसाधन और यही है इसका महत्व, जो हम इसका इतना दोहन कर रहे हैं। कुछ लोग दोहन कर रहे हैं, कुछ लोग अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। और अगर कह रहा है कि दो प्रकार की मृदाओं का उल्लेख कीजिए, मृदाएं बहुत प्रकार की हैं, जैसे लाल मृदा, काली मृदा, लाल काली, जलोढ़ मृदा, क्या जलोढ़ मृदा, ऐसी पर्वतीय मृदा और लैटेराइट, क्या लैटेराइट मृदा। इस प्रकार की अनेक मृदाएं हैं जिनका आप लोगों को कोई दो मृदाओं का आप लोगों को महत्व, उसकी विशेषता बता देनी है। अथवा अगला प्रश्न कहता है कि भू संसाधन से क्या तात्पर्य है, भारत के भूप्रयोग में आवश्यक परिवर्तनों हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। भाई भू संसाधन आप लोग समझ रहे हैं, भू संसाधन क्या है। तो भू संसाधन क्या है, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी भूमि है, यही भूमि संसाधन है जिस पे हम जो कार्य कर रहे हैं। वही क्वेश्चन आ गया है, जरा सा फेर बदल के आया, बस और कुछ नहीं है। तो भारत के भू उपयोग में आवश्यक परिवर्तन हुए तो कोई 4 उपाय करना है। जी हाँ, 27 में अथवा वाला जो क्वेश्चन है, 4 उपाय क्या करेंगे। तो भाई 4 उपाय, सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो अपने मन स्थिति के अनुसार अपना कार्य कर लेगा। जैसे अगर शिक्षित है तो जो भूमि का अपरदन हो रहा है, भूमि का अपरदन तो उसको रोकने की कोशिश करेगा। जैसे क्या कर सकता है, वो वृक्ष लगा सकता है, वृक्षारोपण कर सकता है, वृक्ष को लगा सकता है, तो इससे मृदा का अपरदन रुक जाएगा, अगर मृदा भूमि में अच्छी तकनीकी का उपयोग करके खेती करेंगे तो भूमि के द्वारा अच्छी उपज मिलेगी। उसके लिए आसान काम क्या होगा, जैविक खाद। क्या होगा, जैविक खाद का प्रयोग करके हम अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जो है अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 28 नंबर का, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है। अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक का अर्थ ये होता है कि जिनके माध्यम से हम आप धन कमाते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में जैसे प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक। तो पहले तो ये जानो कि धन कमाना होता है, धन कमाना, और उसके बाद जो इसके क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्रक, और क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्रक। क्या, द्वितीयक क्षेत्रक होता है, और क्या, तृतीयक क्षेत्रक। तो ये हो गए इसके क्षेत्रक, जो अर्थव्यवस्थाएं हैं जो हमारी, इसके क्षेत्रक हो गए। और कह रहा है कि द्वितीयक क्षेत्रक की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो भाई द्वितीयक जो क्षेत्रक है उसकी विवेचना करते हैं। जैसे हम तीनों की बात कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपसे द्वितीयक का ना पूछ करके प्रथम का, प्राथमिक का पूछ ले। तो कृषि और मत्स्य पालन का मतलब मछली, तो कृषि करना और मछली का पालन करना ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे ईंट भट्टे पर कार्य करना, मिट्टी से ईंट बनाना, ये होता है द्वितीयक।
राजगीर की मिट्टी के द्वारा जो बनाते हैं ईंट, और उस ईंट के द्वारा जो मकान बनाते हैं, जो राजगीर का कार्य करते हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं, ये द्वितीय के अंतर्गत आ गए। और जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, और जो वकील होता है, ये तृतीयक में आते हैं। टीचर और वकील ये तृतीयक में आते हैं। इनके बारे में आप लोगों को बता देना होगा। देर नहीं करेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न पर। संगठित एवं असंगठित क्षेत्रकों में विभेद कीजिए एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। बहुत भारी समस्या होती है। संगठित का मतलब जिनको वर्ष के 12 महीने काम मिलता है। 12 महीने काम करना, 12 महीने काम करेंगे तो संगठित हैं। क्या? संगठित हैं। अगर कभी कभार पता चल रहा है कि 2 महीना काम मिल रहा है और साल भर बैठे हैं 10 महीने, तो यह है असंगठित। ये असंगठित है। याद रखना, असंगठित को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, कि उनका कोई मतलब नहीं है, उनके काम करने से कोई विशेष लाभ नहीं है, फिर भी 2 लोगों के काम को 5 लोग कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। आप लोग समझ रहे हैं, इस पे देर नहीं लगाएंगे कि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करना, इससे पहले पढ़ा चुके हैं, तो बहुत देर तक समय खर्च नहीं करेंगे। अब बात करते हैं मानचित्र की। मानचित्र पर प्रकाश डालते हैं। मानचित्र संबंधी प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर पृष्ठ 13 पर में इस चिन्ह के द्वारा आपको अंकित करना है। जो चिन्ह बनाया है, इसी चिन्ह को आप लोगों को दर्शाना है। वहाँ पर यही चिन्ह बना करके आपके पेपर के पीछे मानचित्र बना रहेगा, उस मानचित्र को फाड़ करके उसमें भर करके आपको कॉपी में लगा देना है। अभी हम केवल बताएंगे कि प्रश्न का जवाब क्या है, इस प्रश्न का जवाब क्या है। बाकी जो मैप होगा वो फिर बाद में बताएंगे। पहले देखो, वह स्थान जहां वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मद्रास में। कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। मद्रास मतलब चेन्नई। कहाँ? चेन्नई। मद्रास कहाँ है? तमिलनाडु में है। जी हाँ, दक्षिण भारत में है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो कौन सा स्थान है भाई? बिल्कुल आप लोग जान गए हैं। ये बात है 1917 की। क्या? 1917 की। कहाँ की? चंपारण। कहाँ की? चंपारण की। चंपारण कहाँ? मतलब बिहार की। कहाँ की? बिहार। क्या हुआ था? गांधी जी ने किसानों को सपोर्ट किया था और वहाँ पर आंदोलन हुआ था। ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। ये भी याद रखना आप लोग। अगर आपसे ये क्वेश्चन ना पूछ करके वो ऐसा पूछ ले, गांधी जी का पहला जो प्रथम जो असहयोग सत्याग्रह था, जो असहयोग आंदोलन था, वो कौन सा था? तो ये गांधी जी का सत्याग्रह था, अनशन था, आंदोलन था किसानों के सपोर्ट में। इस क्यों किया गया था? क्योंकि जो 1917 में जो आंदोलन हुआ था, गांधी जी के द्वारा करवाया गया था किसानों के द्वारा, वहाँ पर जा कर के प्रतिनिधित्व किया था गांधी जी ने। तो नील की खेती करने के कारण किसानों की जो भूमि की उर्वरा शक्ति थी वो नष्ट हो जाती थी। इसीलिए किसानों ने गांधी जी के सहयोग से ये आंदोलन किया था, ये अनशन किया था। आप लोग समझ गए होंगे, बिहार में है। अगला तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहाँ से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बढ़िया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह स्थान है प्रयागराज। 20 जून 1920 की बात है। प्रयागराज की बात है। प्रयागराज। क्या? प्रयागराज 20 जून 1920। क्या? 1920। 20 जून 1920 की बात है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से ये असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है चौथा, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। चौथा क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। इसका सही जवाब क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसका सही जवाब है अहमदाबाद। क्या? अहमदाबाद। याद रखना आप लोग, वो स्थान है अहमदाबाद। कहाँ है? कब की घटना है ये? 1920
18 की घटना है, याद रखना। आप लोग समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, अगले पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? 5वां क्वेश्चन कहता है कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। एकदम आसान प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। 13 अप्रैल 1919 की घटना है। 13 अप्रैल 1919 की घटना है। ये घटना कहाँ की है? तो अमृतसर की है। अमृतसर कहाँ है? तो पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में है। जहाँ पर गोल्डन टेम्पल है अमृतसर, वहीं पर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और यही जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसमें आतताई जनरल और डायर ने निहत्थे मजदूरों, किसानों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए खा खंड में कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर, जो पृष्ठ 15 पर में इस चिन्ह के द्वारा कह रहा है, चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम था, सही अंकन है तो 1/2 अंक निर्धारित है। याद रखना, अगर आप सही लिखोगे, इसका सही जवाब लिखोगे तो आधा नंबर मिलेगा। सही से उसमें मानचित्र में दर्शा दोगे तो आधा नंबर मिलेगा, तब जाकर के 1 नंबर। अर्थात जो 10 नंबर के ये जो 10 जो मानचित्र वाले प्रश्न है, इसमें 5 नंबर लिखने का है और 5 नंबर भरने का है। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन कह रहा है, इसका पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की एक नदी को आपको दर्शाना है इस चिन्ह के द्वारा। तो दक्षिण भारत की एक नदी आप कोई भी दर्शा दीजिए। दक्षिण भारत की नदी है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कोई भी एक नदी आप लिख करके दर्शा देंगे। ये सब दक्षिण भारत की नदियां हैं। अगला, कपास उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र इस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है। ये चिन्ह दिया गया है, इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। कपास उत्पादन का एक जो क्षेत्र है वो क्या है? वो है गुजरात। क्या है? गुजरात है। कहाँ? गुजरात। और कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश अर्थात एमपी में है। और कहाँ है? तेलंगाना। कहाँ? तेलंगाना में है। तेलंगाना। याद रखना आप लोग, इतनी जगह पर कपास उत्पादन होता है तो कोई भी आप लिख सकते हैं और उसको मानचित्र में दर्शाना होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है उड़ीसा का एक समुद्री पत्तन या बंदरगाह इस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है। याद रखना, ये चिन्ह है, इस चिन्ह के द्वारा आप लोग इसको दर्शाएंगे। अब उड़ीसा का जो समुद्री पत्तन है या जो बंदरगाह है वो है कौन सा? तो आप लोग जानते हैं बिल्कुल, कौन सा है? पारादीप। क्या? पारादीप है। पारादीप, उड़ीसा। महानदी जहाँ जाकर के मिलती है, पारादीप बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, एक परमाणु ऊर्जा केंद्र आपको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो परमाणु ऊर्जा केंद्र बहुत सारे हैं। एक है जैसे तारापुर। तारापुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और क्या है? कोटा कहाँ है? बच्चा जानता है, राजस्थान में है। और क्या? और कौन सा है? नरौरा। ये कहाँ है भैया? ये अपना उत्तर प्रदेश। कहाँ? यूपी में है। और कलपक्कम, ये कहाँ है? तमिलनाडु। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं कोई भी। अगला क्वेश्चन है असम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असम का राजधानी नगर इस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है। तो इसका राजधानी क्या है? इसकी राजधानी, असम की राजधानी है दिसपुर। क्या है? दिसपुर। जी हाँ, आप लोगों ने सारे प्रश्नों को कर लिए हैं। आप लोगों का जो मानचित्र भरने का कार्य है, मानचित्र भर करके हम आप लोगों को अगला वीडियो लेकर के बहुत ही जल्द आएंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय हिंदी।